प्रयागराज ऐसा शहर था जहाँ से राजनीतिक तौर पर भी 5 प्रधानमंत्री निकले। रंगमंच आपको इतना सुदृढ़ बनाता है, इतना मजबूत बनाता है और सबके सामने खड़े होने का साहस देता है और लोग आपसे प्यार करते हैं। कास्टिंग कंपनी है, मुकेश छाबड़ा जी ने बहुत बार कहा कि कास्टिंग में आप जुड़िए, ज्वाइन करिए, लेकिन मैं नहीं जुड़ा। मैं बार बार उनको मना करता रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप खाली थिएटर ही करोगे? हमने कहा हाँ थिएटर ही करूँगा, उसी में मज़ा आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो एक थिएटर विंग बनाते हैं और उसको आप पूरा संभालो करो। मैंने कहा हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कर सकते हैं। फिर खिड़कियाँ वर्कशॉप होती थी, उसमें फिर हम लोग एक प्ले करते थे 2 महीने की वर्कशॉप में। फिर उसका हम लोग फेस्टिवल करते थे, खिड़कियाँ फेस्टिवल के नाम से। तो जो कॉमिक टाइमिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर की हम बात कर रहे थे, ये आपने क्या कभी ये ऑब्जर्व किया कि वो नेचुरली आपको आता है या आपने उसको समझ के अप्लाई किया? जैसे ही हम आते हैं तो सुविधाओं के रास्ते तलाशते हैं। अरे तो नहीं हम वहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा सुविधा मिल जाएगी, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, घर से नहीं आ रहा है, बाबा ये दो ना, हमें ज़रूरत है, गाड़ी तो चाहिए, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज के जो हमारे लिविंग यूनिकॉर्न है वो एक बेमिसाल कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के इंसान हैं और बहुत उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत कमाल का है। मूल रूप से उत्तराखंड से हैं वो, पर क्योंकि उनके फादर एयरफोर्स में थे और वो इलाहाबाद में प्रयागराज में पोस्टेड थे, तो उनका जन्म, उनकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण सब कुछ इलाहाबाद में ही हुआ। और फिर जब वो मैकेनिकल का डिप्लोमा कर रहे थे, उसके बाद उनका इंटरेस्ट जागा एक्टिंग की तरफ और उन्होंने अपने एक्टिंग का जो सफ़र है वो शुरू किया। और सबसे पहले शुरुआत हुई थिएटर से। थिएटर करते 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 जब वो आगे बढ़े, उन्होंने ज्वाइन की सबसे पहले BNA लखनऊ में रेपेट्री एज एन एक्टर, राइट। और ऐसे ही उनका खूबसूरत सा सफ़र जो है वो शुरू हुआ। बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। प्लीज़ वेलकम करते हैं नंद पंत जी का। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। और मैं हमारी पूरी टीम के बिहाफ पे आपको वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू सर, मैंने एक बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है अभी, और मैं चाहती हूँ कि उसी से शुरू करते हैं कि कैसे इलाहाबाद में पढ़ाई करने के बाद आपका रुझान थिएटर की तरफ गया। इलाहाबाद रंगमंच का सिरमौर शहर है, जहाँ कहें कि साहित्य पनपता है, जहाँ की मिट्टी में साहित्य की गंध है, मिट्टी में ही वो ताकत है कि वो किसी को भी ऐसी प्रेरणा देता है साहित्यिक काम करने के लिए, आर्ट का काम करने के लिए और बड़ा काम करने के लिए। प्रयागराज ऐसा शहर था जहाँ से राजनीतिक तौर पर भी 5 प्रधानमंत्री निकले, तो इसलिए वो शहर अपने आप में अनूठा शहर है। बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर वहाँ से आपने लखनऊ की तरफ शिफ्ट हुए आप, और वहाँ जाके आपने रेपेट्री, BNA की रेपेट्री जो है वो बतौर अभिनेता ज्वाइन करी। जी हाँ, मैं जब थिएटर वहाँ प्रयागराज में कर रहा था तो मुझे पता चला कि लखनऊ में भी एक रेपेट्री है, क्योंकि उस समय टीवी का इतना काम था नहीं। शायद शुरुआत उस दौर में महाभारत या रामायण केवल हम लोगों ने देखा था और ऐसे लंबे सीरीज़ बहुत कम थे और उस पर काम भी लोगों के पास नहीं था। तो उस दौर में थिएटर में पैसा होना ये बड़ा था, तो घर वालों की भी बड़ी नाराज़गी रहती थी कि ये इसमें नौकरी या कुछ तो है नहीं। तो हमारे एक बड़े साहित्यकार कथाकार हैं शेखर जोशी जी, वो हमारे घर आना जाना था उनका। और पहले तो पिताजी और माताजी के पास आते थे मिलने के लिए। जब मैं थिएटर करने लगा तो थिएटर की ताकत देखिए कि वो लोग साहित्यकार जो थे वो इतने बड़े कथाकार, और जब फिर घर आते थे तो कहते थे कि नंदकिशोर कहाँ है। तो घर वालों को लगता था कि अब ये उससे मिलने आते हैं, मुझसे नहीं। तो ये भी एक बड़ी कहें कि रंगमंच आपको इतना सुदृढ़ बनाता है, इतना मजबूत बनाता है और सबके सामने खड़े होने का साहस देता है और लोग आपसे प्यार करते हैं। सर, लखनऊ BNA से हम आगे बढ़ते हैं। फिर आप गए दिल्ली श्रीराम सेंटर
वहाँ पे भी रेपेट्री बतौर अभिनेता आपने काम किया? हाँ, बीएनए रेपेट्री 3 साल था मैं। उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ रेपेट्री के शोज़ बहुत नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा यहाँ फिर मैं शायद अटक जाऊँगा। जिस वजह से इतना इस लाइन को मैंने चुना है, तो रंग विस्तार के लिए मैं दिल्ली की ओर आया और श्रीराम सेंटर में मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया कलाकार के तौर पर, और मैं फिर वहाँ भी 3 साल था। अच्छा एक्सपीरियंस था सर आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ जाके मैंने 2 नाटक डायरेक्ट भी किए। जी। एक प्रेमचंद की कहानी की थी, कफन, और दूसरा शेखर जोशी जी की। उसमें रंगमंच के सब कई बड़े कलाकार भी सब उस समय उसमें काम कर रहे थे। मेरा सौभाग्य था, मैं अदना शुरू कर रहा था थिएटर एक तरह से। उसमें कई सीनियर्स भी मेरे रोल कर रहे थे। जी सर, क्योंकि रेपेट्री में आपने काफ़ी बतौर अभिनेता काम किया है। आपने एनएसडी टाई में भी बतौर अभिनेता और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पे भी काम किया है। हाँ, मैं जब वहाँ रेपेट्री में था, श्री राम की रेपेट्री में, तो बजाज साहब, अंकुर जी, ये लोग सब आते थे हमारे नाटक देखने, और उसके बाद तो उनसे उस तरह का एक परिचय हुआ। मैंने कभी काम नहीं किया था साथ में, लेकिन फिर बजाज साहब मुझे करते हुए देखते थे तो उनका प्यार था। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि टीआई ज्वाइन करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पहली बार मुझे 10,000 रुपये की सैलरी में, एक बड़ी सैलरी थी, 2000 में मुझे वहाँ बतौर कोऑर्डिनेटर मैं वहाँ गया, और वहाँ फिर सारे नाटकों में रोल भी करता रहा। वहीं से हम 7-8 साल तक वहाँ उनके साथ जुड़े रहे, और विदेशों में भी जा कर के उनके बहुत सारे, पूरे हिंदुस्तान में घूम करके हम लोगों ने उनके शोज़ किए। वो बच्चों के लिए नाटक था और बड़े लोग करते थे परफॉर्म। तो ये इसमें बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स भी आए उसमें, मोहन गाशे जी और देवेंद्र राज अंकुर, त्रिपुरारी शर्मा, ऐसे कई बड़े निर्देशकों ने आकर के वहाँ नाटक डायरेक्ट किए, और उसके हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ किए। वो एक अलग डिफरेंट काम जी। था। सर, जब इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ, टीचर्स के साथ आपने काम किया, क्या किसी कोई ऐसा एक डायरेक्टर रहा है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, या कोई प्रिय डायरेक्टर होता है? हाँ, मैं बीएम शाह साहब से बहुत प्रभावित रहा। बीएम शाह साहब की टाइमिंग, कॉमेडी, और कहें कि डायरेक्शन की अगर मुझे कुछ समझ आई तो बीएम शाह साहब से। ब्रिजमोहन शाह, बीएम शाह एनएसडी के डायरेक्टर भी थे, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे, ये मेरा सौभाग्य था कि प्रयागराज में ही हो गया था। प्रयागराज में वो एनएसडी की ही एक वर्कशॉप, डायरेक्शन की वर्कशॉप करने आए थे, और उस वर्कशॉप में उनसे जो सीखा, मुझे लगा वो शुरुआती, वो बहुत अच्छी दिशा थी। शुरू में आपको अच्छी दिशा मिल जाए, ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को होता है, नहीं तो भटकते बहुत हैं, तब जाके कुछ रास्ते मिलते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य था कि मैं बीएम शाह से बहुत प्रभावित रहा जी। खास तौर से हास्य, कॉमिक टाइमिंग, और उसके लिए उनकी मास्टरी का मैं मुरीद रहा हूँ। सर, कैसे, मतलब जैसे आपने भी इतने नाटक किए हैं, कुछ मैंने देखे हैं, तो जो कॉमिक टाइमिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर की हम बात कर रहे थे, ये आपने क्या कभी ये ऑब्जर्व किया कि वो नेचुरली आपको आता है, या आपने उसको समझ के अप्लाई किया? वो संघर्षों से आता है। आप जब संघर्ष कर रहे होते हैं अपने जीवन से, अपने एग्जिस्टेंशलिज्म से, अस्तित्व के लिए जब आप फाइट कर रहे होते हैं, तो आपको चुनना होता है कि आप कि क्या चीज़ लोगों को अच्छी लगती है, किस चीज़ से लोग प्रभावित होते हैं। अगर वो चीज़ आपको लगता है कि ये आप कर सकते हैं और ऐसा करें तो लोग खुश होते हैं, लोग आपके दोस्त बनते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता है, और उस दिशा में आप बढ़ते जाते हैं। और मैं शब्दों को लेके, उनके कई मीनिंग्स को लेकर के, वो कई बार ऐसा करता हूँ। अब वो पता नहीं कितना, क्या वो अभिनेता के लिए क्या काम करता है, कितना है, ये मैं बहुत कह नहीं सकता। दुनिया में इतने बड़े बड़े अभिनेता हैं जो
ग्रेट लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत ग्रेट लोग हैं। मैं तो बहुत छोटा अदना सा एक कलाकार हूँ। ये सारी चीज़ें जब हुई आपके साथ, उसके बाद आई थिंक ईयर 2007 में आपने प्लान हाँ। किया कि फिर अब मुंबई की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, मुंबई आ गया था। वो डिसीजन सर क्या सोच के आपने लिया कि आप फिल्मों में ही करियर मैं परस्यू अपने करना चाहते थे? आसपास, हाँ, मैं अपने आसपास जब लोगों को देखता था आगे बढ़ते हुए, तो मुझे लगता था वो आगे बढ़ रहे हैं। वो पता नहीं कितना ठीक था या कितना ठीक होता है कि आप कहीं ना कहीं आपको लगता है जो फिल्मों में काम कर रहा है वो सक्सेस है, या जो दिखाई दे रहा है वो सक्सेस है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं तो चमत्कृत होते हैं। उस चमत्कृत होने को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, एक सेंटिमेंट्स के साथ आपका जुड़ाव होता है, भावों के साथ आप जुड़े होते हैं। जब दूसरों के भाव सुनते हैं, आसपास बातचीत सुनते हैं, तो आपको लगता है आपको भी मुंबई जाना चाहिए। और इस वजह से मैं मुंबई की ओर आया और मुंबई फिर आ गया, फिर यहीं रहा, यहीं पे काम करता रहा। दिल्ली भी जाता रहा, दूसरे शहरों में जाके काम करता रहा, लेकिन मुंबई फिर लगा कि अब यहीं रुक के करूँ। तो फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने काफ़ी फिल्मों में काम भी किया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, लगभग 25 से ज़्यादा फिल्में की मैंने, और शॉर्ट फिल्में बहुत की। जब दिल्ली में था तो दूरदर्शन के लिए बहुत सारा काम मैंने किया, उसमें टीवी, दूरदर्शन का भी और शॉर्ट फिल्मों की भी। कई साहित्यिक कहानियों पर मैंने फिल्मों में काम किया, कुछ में मुख्य किरदार के तौर पर काम किया। तो वो एक्सपीरियंस, जो कैमरे का एक्सपीरियंस था, वो अच्छा था। और उसमें हम जिस शिद्दत से रंगकर्म करते हैं वो शिद्दत थोड़ी कम होती है, क्योंकि कम समय में आप करके ख़त्म हो जाते हैं। वहीं पर कई बार स्क्रिप्ट मिलती है और आपने किया और आप भूल गए। बाद में आप स्क्रीन पे देखते हैं तो और जो सीन्स थे उसका आपको पता नहीं होता है, वो कहाँ कहाँ शूट हुआ, जिसमें आप जिस सीन में नहीं होते। तो बाद में आपको महसूस होता है ये संपूर्ण रूप से ये है, तो तब उसका सुख दिखता है। और रंगकर्म में ये उसके उससे अलग है थोड़ा सा। किसी भी काम में मुझे लगता है, जीवन में कोई भी काम आप करना चाहें तो उसके लिए रास्ते हैं, हमको तलाशना होगा और उसके लिए एफर्ट करना होगा। बिना कोशिश के तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कोशिश बहुत ईमानदार होनी चाहिए। और मुझे लगता है मैंने वो ईमानदारी दिखाई जितनी दिखा सकता था, और रंगमंच किया, करता रहा। फिर और दूसरों के लिए भी बाद में किया मैंने जी। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है। मुकेश छाबड़ा जी ने बहुत बार कहा कि कास्टिंग में आप जुड़िए, ज्वाइन करिए, लेकिन मैं नहीं जुड़ा। मैं बार बार उनको मना करता रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप खाली थिएटर ही करोगे? हमने कहा हाँ थिएटर ही करूँगा, उसी में मज़ा आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो एक थिएटर विंग बनाते हैं और उसको आप पूरा संभालो, करो। मैंने कहा हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कर सकता हूँ। फिर एक खिड़कियाँ वर्कशॉप होती थी, उसमें फिर हम लोग एक प्ले करते थे 2 महीने की वर्कशॉप में। फिर उसका हम लोग फेस्टिवल करते थे, खिड़कियाँ फेस्टिवल के नाम से, और बहुत पॉपुलर फेस्टिवल हुआ। और उसको हम लोग कई सालों तक करते रहे। लगभग 2017 से वो खिड़कियाँ फेस्टिवल हो रहा है। और मुकेश छाबड़ा का भी बहुत योगदान होता है थिएटर के लिए, बड़ा उनको लगता है कि कुछ प्रमोट करना चाहिए थिएटर को, थिएटर के लोगों को। तो उन्होंने ये चीज़ें शुरू की, ये तो वो मैं करता रहा। और अभी भी थिएटर नहीं छूटता है, आज भी थिएटर करता हूँ। और हर दिन हर समय थिएटर के लिए हमारा ये जो छोटा सा आई लव यू है ये धड़कता है। सर हम लोग आप बता रहे थे कि मूड बोर्ड के बारे में, सर वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सर उसको हाईलाइट करते, समझाते हैं कि क्या होता है। हाँ, दरअसल होता क्या है कि हम जब कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम, चाहे वो राइटिंग करना हो, चाहे एक्टिंग करना हो, चाहे डायरेक्शन करना हो, या फिल्म करना हो,
या जो काम हम अभी कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी हो, इसके लिए अगर हम उसके मूड को जिस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं या जिस कहानी के साथ हम काम कर रहे हैं, उस कहानी को अगर बहुत उसके मूड को, उसके छोटे छोटे सीक्वेंसेस को हम प्री प्रोडक्शन वर्क कर लें, काम करने से पहले अगर उसकी बहुतायत में तैयारी कर लें, तो बहुत अच्छा होता है। उसके लिए स्टोरी बोर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा कि स्टोरी बोर्ड ज़्यादातर लोग स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, लेकिन मूड बोर्ड बहुत कम लोग उस पर काम करते हैं और बड़े लोग करते थे पहले। आप पुराने जो डायरेक्टर्स को देख लें, 60-70s के दौर के फिल्मों के डायरेक्टर्स या थिएटर के डायरेक्टर्स, वो लोग भी MS सत्यू, ऋतिक घटक या श्याम बेनेगल या और भी बहुत सारे जो हॉलीवुड में भी जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो लोग पहले स्केच भी कर देते हैं कि एक्टर इस सीन में कैसा दिखेगा, उसकी कैसी कॉस्ट्यूम्स होंगी और किस तरह से चलेगा, कहाँ कैसे बैठेगा। जब उन चीज़ों पे आप पहले से काम कर लेते हैं तो आपको पूरी फिल्म दिखने लगती है और उसका कहीं ना कहीं सक्सेस का फॉर्मूला भी उनका प्री वर्क है। तो मूड बोर्ड नाटक में भी होना चाहिए, मूड बोर्ड राइटर्स को भी होना चाहिए, क्योंकि आप कविताएं जब लिखते हैं तो कोई कविता लिखने से पहले भाव आता है, पहले वो मूड आता है, तब शब्द आते हैं। शब्द तो किसी भी कहें कि चाहे वो कलाकार हो, निर्देशक हो, उसके लिए लिखना या पेन चलना वो भाव के बाद ही होता है, उस मूड के बाद होता है। इसलिए मूड बोर्ड बहुत ज़रूरी है। मूड बोर्ड यहाँ बनता है, आपके मस्तिष्क में बनता है। उसको अगर आप कहीं पर उतार लें तो वो आप बार बार देख सकते हैं, क्योंकि कई बार आप भूल जाते हैं जो आपने सोचा और उसको तुरंत अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप भूल जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि बड़े जो डायरेक्टर्स हैं या बड़े क्रिएटिव लोग हैं, वो रात में 2-3 बजे के आसपास उनको एकदम से आता है, तुरंत लाइट जलाते हैं और वो लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी जो ये मूड बोर्ड बना है ये मिस हो जाएगा, कल हम वो चीज़ नहीं लिख पाएंगे जो अभी हम सोच रहे हैं, कल कुछ और दिशा भटक जाती है। तो इसलिए एक अभिनेता के लिए भी या एक थिएटर वालों के लिए भी मूड बोर्ड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर ये एक्चुअली होता है कि कई बार कोई थॉट, कोई आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है पर हम उसे भूल जाते हैं, वो चला भी जाता है। तो अगर हम उसे नोट डाउन कर लेंगे तो हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। करेक्ट। इसीलिए वो एक, मैं तो बहुत प्रभावित रहा हूँ कलाम साहब से, APJ अब्दुल कलाम साहब। आप देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत इंटीरियर मछुआरों की उस जिंदगी से निकल करके और अपने संघर्ष से मीलों स्कूल जाता है, फिर उसके बाद वो एक जो उसके परिवार में कहीं दूर दूर तक नहीं था और वो साइंटिस्ट बनता है, और साइंटिस्ट बनने के बाद निर्विवाद वो आदमी राष्ट्रपति बनता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसकी सहजता ये थी कि जिस दिन वो रिटायर हुए, एक सूटकेस लेके वो राष्ट्रपति भवन में गए थे और जब वापस आए तो उसी सूटकेस को लेके वो बाहर निकले थे। जबकि राष्ट्रपति भवन में पूरी दुनिया से इतने अवार्ड मिलते हैं, इतना सम्मान मिलता है, इतना सामान मिलता है, तो उन्होंने कहा ये मेरा नहीं है, ये तो इस पद का है, इस जगह का है, तो इस जगह पर ही रहना चाहिए। वहाँ से इतनी सी चीज़ लेके नहीं गए और वहाँ से सीधे वो एक कॉलेज में गए। वहाँ जाके वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे पहले दिन ही, उसी दिन, और पढ़ाते पढ़ाते वो स्टेज पर ही वो उनका कहें कि वो ऊपर वाले ने याद किया और वो नहीं रहे हम लोगों के बीच में। लेकिन ये ग्रेटनेस थी, उनको भगवान ने भी उसी तरह से याद किया कि आप लोगों को देते हुए जाइए, ज्ञान दीजिए। तो इतना सहज सरल, उनके साथ मेरा भी एक एक्सपीरियंस था, वो कभी फिर मुझे लगता है बहुत लंबा ये हो जाएगा, कभी ज़रूर बताऊंगा कि उनकी सहजता सरलता कितनी थी। जी सर, क्रिएटिविटी
और परेशानी को आपने रिलेट करके एक चीज़ बताई थी कि एक्टर्स के लिए या आर्टिस्ट के लिए या किसी आम इंसान के लिए भी अपने माइंड की एक्सरसाइज करना या माइंड को एक्टिव रखना, क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। और वो कहीं ना कहीं परेशानी जो आती है जीवन में उससे परेशान हो जाते हैं और नहीं। समझ नहीं पाते। हाँ, मुझे लगता है अगर परेशानी नहीं है ज़िंदगी में तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो परेशानी होना भी बहुत ज़रूरी है। आदमी के अंदर बहुत सारी विपदाएं आना बहुत ज़रूरी है। दुख बहुत ज़रूरी है। अगर दुख नहीं है तो आप जैसे ही सुविधाओं में काम करने लगते हैं, हम क्या होता है सुविधाएं ढूंढते हैं। जैसे ही हम आते हैं तो सुविधाओं के रास्ते तलाशने लगते हैं। अरे वो नहीं हम वहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा सुविधा मिल जाएगी, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, घर से नहीं आ रहा है, पापा ये दो ना, हमें ज़रूरत है, गाड़ी तो चाहिए, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप सुविधाएं ढूंढने लगते हैं। जब आप सुविधाएं ढूंढते हैं तो आप क्रिएटिविटी और उसमें आपकी लगन कम होती जाती है, क्योंकि आप सुख भोगने लगते हैं। तो सुविधाओं की ओर बिल्कुल ना जाएं और पूरे जीवन, जिसके जीवन में लगातार दुख को एंजॉय करने का साहस आ गया, वो सक्सेस होता है। और सक्सेस होना मतलब बड़ा हीरो बन जाना नहीं है। सक्सेस होना मतलब बड़ा डायरेक्टर हो जाना नहीं है। सक्सेस होना मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाना नहीं है। सक्सेस होना मतलब अपनी आत्मतुष्टि है। सक्सेस होना मतलब आपका सुख है। अगर आप सुखी हैं तो सक्सेस कहीं भी हो सकते हैं। आप अपने रूट्स पे वापस जाइए। क्यों मुंबई रुकना है? छोटे शहर में जाइए ना, वहाँ जाकर के छोटा छोटा काम करिए। वहाँ आपको डीएम तक रिस्पेक्ट करता है, वहाँ को आपको एसएसपी भी आपकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए कि आप उस शहर के हीरो होते हैं। वहाँ के हीरो बनिए ना। इतने महानगर में, इतनी बड़ी एक नगरी में आप खो करके आप धीरे धीरे अवसाद की ओर जाते हैं। तो उस अवसाद से बचने का एक और रास्ता है कि आप अपने रूट्स पे वापस चले जाइए और वहाँ जाके हीरो बन के रहिए। खूब सारा काम करिए ना, सुबह से रात तक खूब थिएटर करिए, खूब काम करिए, छोटी छोटी फिल्में बनाइए, एंजॉय करिए। सर, आपका फेवरेट नाटक कौन सा है? आपने इतने सारे नाटक किए पर कोई नाटक आपका फेवरेट हो तो? फेवरेट नाटक मेरा महाब्राह्मण था। मराठी एक नाटक, किरवंत। एक ब्राह्मण और महाब्राह्मण के बीच का जो एक द्वंद्व होता है, उसको लेकर के वो था और वो मुझे बहुत प्रिय था। लेकिन उस नाटक के साथ बड़ी विडंबनाएं जुड़ी थी। जब वो हमने नाटक किया तो कुछ ना कुछ घटना घटी और वो हर शो से पहले घटना घटती थी। और वो श्री राम रेपेट्री का नाटक था। तो वो नाटक फिर धीरे धीरे होना कम हो गया। उसके बहुत सारे शोज किए हमने और कई बार मुझे बारने लगा कि मैं इस नाटक को करूं। लेकिन जब मैं उसको पढ़ता हूं तो कई बार कुछ होने लगता है। ये उसके मंत्रों की, उसके वाइब्रेशंस की इतनी ताकत है उस नाटक की कि वो बार बार मुझे करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन उसके मंत्रों को शायद मैं जज्ब नहीं कर पा रहा हूँ, उनके मूड को शायद मैं अपना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसमें मेन रोल करता रहा हूँ। तो ये नाटक मंत्र और उसका वो ताकत थी जो मुझे भयभीत भी करती थी कि मैं वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा। ये इसलिए वो नाटक मुझे बहुत प्रिय है। नहीं तो रंगभूमि है, रंगभूमि में भी मैं एक सेंटर कैरेक्टर करता हूँ। वो 2 घंटे 20 मिनट का नाटक है। उसमें मुझे बहुत प्रशंसा मिली, बहुत लोगों ने सराहा। और भी बहुत सारे नाटक थे। एक था गधा और फलादात खां, और ऐसे कितने, मैं लगभग मुझे लगता है 100 से ज़्यादा नाटक हमने किए हैं जीवन में और हज़ारों शोज किए होंगे उसके। लेकिन सभी नाटक वैसे प्रिय हैं मुझे। सर, तो आप, अभी हम संपन्नता की बात भी कर रहे थे, तो सर आप संपन्न फील करते हैं? संपन्नता का पैमाना अलग हो सकता है। संपन्नता सिर्फ पैसे से नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कई बार आप अपनी बात को भी आप ब्रेक करते हैं और उसके लिए आपको कई बार लगता है कि पैसा नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है,
पैसा तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब देखो ना, जो जिसके पास पैसा है वही कुछ कर पाता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये एक पैमाना अलग है, उस वही है कि आप पैसा है तो सक्सेस है, आप उस तरह से देखते हैं और उसमें बुराई नहीं है। पैसा होना चाहिए। अगर पैसा हो तो सच में बहुत सारी चीज़ें सुलभ होती हैं, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही सुलभ होती है। आप अपने इसको बढ़ाइए, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, क्रिएटिविटी बढ़ाइए, काम होगा, आप बहुत सीरियस होंगे तो पैसा अपने आप आने लगता है। सर मुझे आज आपसे बातचीत करके, ये जो पूरा सेशन हमने किया है उसमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली, खूब सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये एपिसोड बहुत पसंद आए और सर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, कई बार ऐसी बातचीत आजकल नहीं होती है, बहुत कम हो गई है कि आप थिएटर पर बात करें। मैं तो उस प्रयागराज से हूँ जहाँ हर दिन कहीं ना कहीं सेमिनार्स होते थे, लेकिन यहाँ नहीं होते। वो होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सेमिनार की तरह एक परिचर्चा है और ये जितनी ज़्यादा होगी तो इस काम का भी विस्तार होगा, लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन इस परिचर्चा, इस सेमिनार का एक माध्यम ये भी है, ये पॉडकास्ट। मैं चाहूँगा ये पॉडकास्ट हर किसी तक पहुँचे ताकि ये चर्चा तक जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। इसके माध्यम से ये दुनिया तक पहुँचा जा सकता है। तो ये परिचर्चा हम दुनिया को पहुँचाएँ, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, हम भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करते रहें। तो सर वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी ऑडियंस का और पूरी टीम का। कुलदीप जी और सब सारी टीम बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं। ये कि ऐसे क्रिएटिव कुछ लोगों को ला करके आप पॉडकास्ट में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, ज़्यादातर लोग फिल्मी लोगों को ढूंढते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।